दोस्तों, क्या आप भी अंग्रेजी बोलते वक्त छोटी छोटी ग्रामर की गलतियां करते हैं जो दूसरों को फौरन महसूस हो जाती हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश में कुछ तो गलत है लेकिन समझ नहीं आता कि वो क्या गलत है? तो फिर दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा चंद ऐसी आम ग्रामर की गलतियां जो तकरीबन हर नया इंग्लिश सीखने वाला कर रहा होता है, और इन्हीं गलतियों की वजह से आपकी इंग्लिश कमज़ोर लगती है। अगर आप इन गलतियों को समझ लें और दुरुस्त कर लें तो आपकी इंग्लिश ना सिर्फ बेहतर हो जाएगी बल्कि प्रोफेशनल भी लगेगी। दोस्तों, फरफर इंग्लिश बोलने में सबसे बड़ी रुकावट ये 15 ग्रामर की गलतियां हैं जिनसे आपने लाजमी बचना है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहली कॉमन गलती जो कि स्टूडेंट्स अक्सर कर रहे होते हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले तो हमें यह चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। दोस्तों, जब भी आप एक सेंटेंस बनाते हैं आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यानी सेंटेंस बनाने के लिए आप 3 वर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब की बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मैच ना करें तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो लिहाजा जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब, यानी जो वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे आप सब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे और सब्जेक्ट का इस्तेमाल भी आप वर्ब के मुताबिक करेंगे। सबसे पहले हम रूल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर ही शी इट का इस्तेमाल होगा, बात को समझिएगा, अगर ही शी इट का इस्तेमाल होगा तो प्रेजेंट टाइम में फेल के साथ हम एस और यस का इस्तेमाल करेंगे। ये बात आपको समझ आई है रूल? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर ही शी इट हो, यानी सब्जेक्ट हमारे पास ही शी इट हो, तो प्रेजेंट का टाइम होगा तो आप फेल के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे। ये बात आपको समझ आई है? लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही शी इट नहीं होगा तो हमारे पास पीछे जो सब्जेक्ट है वो फॉर एग्जाम्पल होगा आई, वी, यू, दे, तो फिर हम वर्ब के साथ एस और यस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने रूल को अंडरस्टैंड करना है। रूल को आपने सीख लिया कि अगर ही शी इट होगा, प्रेजेंट टाइम होगा, तो आप फेल के साथ एस और यस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई है? और अगर ही शी इट नहीं होंगे बल्कि आई, वी, यू, दे होंगे तो हम फेल के साथ एस और यस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। रूल आपको समझ आ गया? अब ज़रा एग्जाम्पल देखें ताकि अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। ये देखें, शी गो टू स्कूल, ये सेंटेंस गलत क्यों है मैं आपको बताता हूँ। शी गोज टू स्कूल, अब चूंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, शी है। आपको मैंने क्या बताया था, जब भी हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट आएगा तो हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब के आखिर में एस और एस लगाएंगे ना। गुड, तो हमने वर्ब के आखिर में एस और एस लगाना है। तो चूंकि यहां पर एस और एस नहीं लगा हुआ तो ये सेंटेंस गलत है। ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो पहले एग्जांपल आपको समझ आ गया है कि सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट क्या होता है। ओके, अब जरा आपने दूसरी एग्जांपल पर गौर करना है। ही लाइक आइसक्रीम। अब आप मुझे बताएं ये एग्जांपल ठीक है? क्यों ठीक नहीं है? रीजन सिंपल सी बात है कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट है। तो ही के साथ हमने रूल क्या पढ़ा था, प्रेजेंट टाइम में हमने एस और एस का इस्तेमाल करना है, तो यहां पर हम एस का इस्तेमाल करेंगे। ही लाइक्स आइसक्रीम। ओके, माई फ्रेंड प्ले फुटबॉल, माई फ्रेंड प्ले फुटबॉल। अब यहां पर फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही बल्कि सिर्फ फ्रेंड की बात हो रही है। बात समझिएगा, फ्रेंड की बात हो रही है, सिंगल की बात हो रही है। तो जब सिंगल की बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही और शी का इस्तेमाल होगा, तो यहां पर हम इसके साथ वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, हम एस का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगी सही, माई फ्रेंड प्लेज फुटबॉल। ओके, द डॉग बार्क एट नाइट। अब यहाँ पर सेम गलती है, डॉग सिंगल है तो इसके साथ हमने वर्ब के आखिर में एस का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, द डॉग बार्क्स एट नाइट। इसी तरह हमारे पास जो रूल होगा वो प्लूरल अगर सब्जेक्ट्स होंगे तो आगे हम एस और एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल है द डॉग्स, अगर हम इसको यहाँ पर जमा बना देंगे द डॉग्स बार्क एट नाइट, फिर ये एग्जाम्पल ठीक होगी। और अगर हम इसके साथ एस लगा देंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो ये एग्जाम्पल गलत हो जाएगी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको समझ आ गया?
कि जिस तरह सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से वर्ब होना चाहिए। ये हमारे पास सबसे कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट कर रहे होते हैं। नंबर 2, इनकरेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का आप इस्तेमाल गलत कर रहे होते हैं। वो किस तरह? सबसे पहले हम रूल को अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन एंड द। अगर हम ए की बात करें तो ए का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारे पास साउंड्स कॉन्सोनेंट्स होंगे, यानी अल्फाज या साउंड्स हमारे पास कॉन्सोनेंट होंगे, तब हम ए का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सोनेंट्स वाले कौन कौन से होंगे? जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, टी, सी। ठीक है। एन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारे पास वॉवल हरूफ होंगे। वॉवल हमारे पास हरूफ कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो फ्रेंड्स एक चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। एन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारे पास इन हरूफ में से, इन लेटर्स में से कोई एक लेटर आएगा तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इससे हट के हमारे पास जितने भी हरूफ होंगे उनके साथ हम ए का इस्तेमाल करेंगे। रूल आपको समझ आ गया? अब आपके लिए इनको यूज़ करना भी आसान हो जाएगा। आप आर्टिकल्स में मिस्टेक इसी वजह से करते हैं कि आपको पता नहीं होता ए के साथ कौन से हरूफ आपने इस्तेमाल करनी है और एन के साथ कौन से इस्तेमाल करनी है। ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, आई सॉ अ एलिफेंट। अब आप खुद रूल को अंडरस्टैंड जब कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आई सॉ अ एलिफेंट गलत है। क्यों गलत है? ये देखें, शुरू में हमारे पास जो लेटर है वो कौन सा? ई है। तो ई किस में से है? ये वॉवल में से है। तो जब भी हमारे पास वॉवल में से, वॉवल लेटर्स में से कोई एक लेटर वर्ड के शुरू में आ जाएगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर गलती क्या है? हमने यहाँ पर ए का इस्तेमाल कर दिया। तो करेक्ट एग्जाम्पल क्या होगी? आई सॉ एन एलिफेंट। ओके। और देखिए, शी इज़ अ ऑनेस्ट गर्ल। ये भी गलत है। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पर एच है, हमने बात की है साउंड की। अगर आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करें तो इसकी साउंड क्या होगी? ऑनेस्ट, ओ। तो अब इसकी जो साउंड है वो एच वाली नहीं आ रही। तो चूंकि इसकी साउंड क्या है? डिफरेंट है, इस वजह से इसे हम वॉवल में काउंट करेंगे और यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम बोलेंगे शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है। ही इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा, कभी भी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया होगा कि ही इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये गलत है। एन का इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे? कॉन्सोनेंट अल्फाज के साथ करेंगे, कॉन्सोनेंट्स हरूफ के साथ जिनकी साउंड्स कॉन्सोनेंट होगी। ठीक है। तो ये गलत है। हम यहाँ पर बोलेंगे ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। बात समझ आ गई है? एक और एग्जांपल देखें, ही इज़ एन यूरोपियन। अब ये भी गलत है क्योंकि हम यहाँ पर साउंड की बात कर रहे हैं। अगर हम वर्ड को देखें, अगर हम हर्फ को देखें तो ई है, लेकिन इसकी जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही है? यू की आ रही है। ही इज़ एन यूरोपियन, यू। इसी तरह यूनिवर्सिटी यू की आ रही है। ठीक है। तो कन्फ्यूजन आप क्लियर कर लें, हमने साउंड को देखना है, हमने हर्फ को नहीं देखना। तो इसी तरह यहाँ पर ये एन यूरोपियन नहीं होगा बल्कि होगा ही इज़ अ यूरोपियन। नंबर 3, कन्फ्यूजन बिटवीन इट्स एंड इट्स। अब ये 2 वर्ड्स हैं जिनके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ज़रा इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या कन्फ्यूजन होती है इट्स और इट्स में। हालांकि जब आप इनको बोलेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। कन्फ्यूजन है, डिफरेंस भी है। ठीक है। वो किस तरह? वो ये देखें, अगर आपके पास इस तरह आएगा इट्स तो इसका माना होगा इट इज़, यानी ये इख्तिसार होगा। जब आप मुख्तसर तौर पर इट इज़ को लिखना चाहते हैं तो आप कहते हैं इट्स। तो आप ये दरमियान में अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। आप क्या बोलते हैं? इट्स। जैसे कि इट इज़ रेनिंग, आप भी कह सकते हैं इट्स रेनिंग। लेकिन कन्फ्यूजन को आप क्लियर कैसे करेंगे? कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपने ये कॉमा लाजमी लगाना है। अगर हम इस इट्स की बात करें, इसमें आपको कोई कॉमा या कोई अपॉस्ट्रोफी आपको नज़र नहीं आएगी। ये कॉमा नहीं है, ये अपॉस्ट्रोफी है। ठीक है। ओके। तो इट्स, इसमें आपको अपॉस्ट्रोफी नज़र नहीं आएगा। ये मिल्कियत को ज़ाहिर करता है। आपने किसी भी चीज़ की मिल्कियत बतानी होगी तो आप इट्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द कैट लिक्ड इट्स पॉ। बिल्ली ने अपने पंजों को चाटा, चूमा। तो रूल क्या है? अगर अपॉस्ट्रोफी लगी होगी तो ये बेसिकली होगा इट इज़। अगर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगी होगी तो ये होगा इट्स, जो कि मिल्कियत वगैरह के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। रूल आपको समझ आ गया? गुड। एग्जाम्पल देखें, द डॉग वैग्ड इट्स टेल। अब ये देखें, ये गलत है।
रूल आपको समझ आ गया ना? तो एग्जाम्पल भी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये इट्स, आप मिल्कियत की बात कर रहे हैं कि कुत्ते ने अपनी दुम, अपनी जो पूंछ है बल्कि उसको हिलाया, ठीक है, तो ये गलत है। ये होगा द डॉग वैग्ड इट्स टेल। ओके, द फोन लॉस्ट इट्स बैटरी। यहाँ पर आप ये तो नहीं कह रहे इट इज़, बल्कि आप मिल्कियत की बात कर रहे हैं कि मोबाइल की जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई। द फोन लॉस्ट इट्स बैटरी, ये होगा। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, अब ये गलत है। आप यहाँ पर मिल्कियत की बात नहीं कर रहे, आप सिंपली बताना चाहते हैं कि ये खूबसूरत दिन है, तो ये होगा इट इज़। तो यहाँ पर इख्तिसार करके हम इट्स लिख रहे हैं, ये गलत है। तो ये होगा इट्स अ ब्यूटीफुल डे, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगेंगे। इट्स नॉट माई फॉल्ट, अब ये भी गलत है। वो किस तरह कि यहाँ पर मिल्कियत की बात तो नहीं हो रही, हम यहाँ पर कहेंगे इट्स नॉट माई फॉल्ट, यानी इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। तो नंबर 3 पॉइंट आपको समझ आ गया इट्स और इट्स में क्या फ़र्क होता है। ओके, नंबर 4, रॉन्ग यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस। हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं बोलते वक्त या लिखते वक्त, क्योंकि हमें प्रपोजिशंस का इस्तेमाल सही तरह से नहीं पता होता, यानी जिन्हें उर्दू में हरूफ जार कहा जाता है। सबसे पहले हम रूल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंग्लिश के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ हम ख़ास प्रपोजिशंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि मैरिड। बहुत सारे वर्ड्स को हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वर्ड काफ़ी है, मैरिड। अब मैरिड ये वो लफ्ज़ है जिसके साथ आप विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप टू का इस्तेमाल करेंगे। बात को समझिएगा, मैरिड के साथ आप टू का इस्तेमाल करेंगे, आप विद का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। इसी तरह एक और वर्ड है एग्री। अब एग्री का जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आप कहते हैं आई एग्री विद यू, लेकिन अगर आप कहेंगे आई एग्री टू यू तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह की गलतियों से आपने लाजमी बचना है, ठीक है। तो रूल आपको समझ आ गया, मैरिड या एग्री। एग्री विद कह सकते हैं, एग्री टू नहीं कह सकते। एग्जाम्पल देखें, शी इज़ मैरिड विद हिम। अब मैरिड विद हिम नहीं कह सकते, विद का इस्तेमाल गलत है, बल्कि आपने कहना है शी इज़ मैरिड टू हिम, उसके साथ शादी हुई है। और देखें, ही डिपेंड्स इन हिज पेरेंट्स। डिपेंड्स इन नहीं होता, डिपेंड ऑन होता है, ठीक है। इन, फॉर, टू, डिपेंड ऑन होता है। आई डिपेंड ऑन यू, मैं तुम पर एहसार करता हूँ, तो डिपेंड्स ऑन होगा। द बुक इज़ इन द टेबल, गलत। द बुक इज़ ऑन द टेबल। वी एग्री फॉर द टर्म्स, ये गलत है। वी एग्री टू द टर्म्स। अब यहाँ पर चूंकि सिचुएशन डिफरेंट है, इसलिए आप टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ इत्तेफाक वैसे करना चाहते हैं कि मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एग्री विद यू। आप ये नहीं कह सकते आई एग्री टू यू। अगर आप किसी चीज़ के साथ, किसी पॉलिसी के साथ कोई इत्तेफाक करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एग्री टू द टर्म्स, आई एग्री टू द अनाउंसमेंट, आई एग्री टू द पॉलिसीज़। लेकिन अगर आप किसी इंसान को कहना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई एग्री विद यू। तो बहरहाल आपको समझ आ गया कि कुछ प्रपोजिशंस हैं जिनका इस्तेमाल आप अक्सर गलत कर रहे होते हैं, तो हमने अंडरस्टैंड करना है कि किस वर्ड के साथ आपने कौन सी प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। नंबर 5 पे दोस्तों हमारे पास है डबल नेगेटिव्स, जहाँ पर आप दो नेगेटिव जुमले इस्तेमाल करते हैं, ये भी गलत है। अक्सर ऐसा होता है कि एक जुमला हम बोलते हैं, उसमें हमने एक नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करना होता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उस एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो एक ही जुमले में दो मनफी अल्फाज कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। एग्जाम्पल देखें, आई डोंट नीड नो हेल्प। डोंट का इस्तेमाल हो गया, नो का इस्तेमाल, तो ये सेंटेंस गलत है। सिंपली आप कह सकते हैं आई डोंट नीड एनी हेल्प, सिंपली आई डोंट नीड एनी हेल्प। ओके, शी डज नॉट नो नथिंग, गलत है। नथिंग, डज नॉट, तो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, शी डजंट नो एनीथिंग। वी डोंट हैव नो मनी, नो एंड डोंट गलत है। वी डोंट हैव एनी मनी। शी कांट फाइंड एनीवेयर, शी कांट फाइंड एनीवेयर, बल्कि ये होगा शी कांट फाइंड नोवेयर। नोवेयर एंड कांट फाइंड ये दोनों नेगेटिव हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं शी कांट फाइंड एनीवेयर, उसे कहीं भी कुछ नहीं मिल सकता। तो डबल नेगेटिव्स, दो मनफी वर्ड्स का एक ही सेंटेंस में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर। नंबर 6 पे दोस्तों हमारे पास है इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर इन क्वेश्चंस। ये इसका रूल क्या है, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कर लें कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो इसमें आप अल्फाज को आगे पीछे कर देते हैं, तो इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसमें रूल क्या होगा कि आप जब भी आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आपने WH जो फैमिली वर्ड्स होते हैं उनको हमेशा आपने शुरू में यूज़ करना है,
और उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो किस तरह, एग्जाम्पल देखें, वेयर यू आर गोइंग, इस तरह अगर आप बोलेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। आपने ये नहीं कहना वेयर यू आर गोइंग, यानी WH वर्ड्स के बाद आपने सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। व्हाट यू आर डूइंग, गलत, क्यों। व्हाट के बाद आपने यू यानी सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वाई ही इज सैड, आप यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करने के लिए आपने WH वर्ड्स के बाद क्या लगाना है, आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो आप कहेंगे वाई इज ही सैड। ओके, व्हेन वी विल लीव, ये गलत है। व्हेन वी गलत है, क्यों, क्योंकि हमने WH के बाद क्या, हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो हम कहेंगे व्हेन विल वी लीव। तो रूल क्या होगा कि आप वर्ड ऑर्डर जो क्वेश्चंस में होता है वो आप गलत कर देते हैं। सबसे पहले तो आपने WH वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। नंबर 7 पे दोस्तों हमारे पास है जी मिक्सिंग अप फ्यू एंड अ फ्यू। अगर आपको ये कभी समझ नहीं आया फ्यू का इस्तेमाल और अ फ्यू का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम रूल की बात करें तो फ्यू का इस्तेमाल हम करेंगे मनफी माना में। कौन से माना में, मनफी माना में, यानी अगर आप कहना चाहते हैं कि तकरीबन नहीं, तो ये मनफी माना में इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर हम आ फ्यू की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कुछ, यानी कुछ लोग या कुछ चीज़ें, लेकिन सारे नहीं। फॉर एग्जांपल अगर 10 हैं तो 10 में से 5 हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं। ये होगा मुस्बत माना में, ठीक है। ये कन्फ्यूजन अपनी क्लियर कर लें। जैसे कि आप कहते हैं अ फ्यू फ्रेंड्स, चंद दोस्त हैं लेकिन सारे दोस्त नहीं हैं। फ्यू का मतलब तकरीबन नहीं। एग्जाम्पल देखें, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। अगर आपके दोस्त हैं, बात को समझिएगा, अगर आपके दोस्त हैं तो आप ये कह रहे हैं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। तो करेक्ट क्या होगा, आपने कहना है आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। अगर आपके दोस्त हैं तो आपने बोलना है आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे चंद दोस्त हैं लेकिन सारे नहीं हैं। ओके, देयर आर फ्यू एप्पल्स लेफ्ट, चंद सेब बच गए हैं। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि अगर चंद सेब बचे हैं तो आपने आ फ्यू का इस्तेमाल करना है, आपने फ्यू का इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने क्या कहना है, देयर आर अ फ्यू एप्पल्स लेफ्ट। ओके, आई हैव अ फ्यू मनी, आई हैव अ फ्यू मनी अगर आप कहेंगे तो सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि जब आप पैसों की बात करेंगे तो आप आ फ्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप कहेंगे आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। इस सेंटेंस को अच्छे से याद कर लें, आपने कभी भी ये नहीं कहना आई हैव अ फ्यू मनी, बल्कि आपने क्या कहना है आई हैव अ लिटिल मनी। ओके, देयर आर अ फ्यू प्रॉब्लम्स। अगर आपकी लाइफ में तकरीबन कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ठीक है, तो फिर आपने अ फ्यू का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अ फ्यू का इस्तेमाल तो किसके लिए होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं लेकिन सारी नहीं है, तो ये इस्तेमाल गलत हो जाएगा। तो आपने कहना है देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स, चंद मसाइल हैं मेरी लाइफ में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फ्यू और आ फ्यू का इस्तेमाल हमने कहाँ पर करना है। नंबर 8 पे दोस्तों हमारे पास है कन्फ्यूजन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले रूल को अंडरस्टैंड करते हैं। पास्ट टेंस का इस्तेमाल कब करेंगे, जब आप मुकम्मल कामों को बयान करना चाहते हैं कि एक्शंस मुकम्मल हो गए हैं, पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट का कब करेंगे, जब आप मौजूदा कामों को बयान करना चाहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में आप मौजूदा एक्टिविटीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। रूल समझ आ गया। अब एग्जाम्पल देखें, येस्टरडे आई गो टू द मार्केट। अब यहाँ पर गलती क्या है, आपने बोल दिया येस्टरडे, तो ये तो प्रीवियस डेज होता है ना, पास्ट टेंस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आगे आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो सेंटेंस सही क्या होगा, येस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट। ओके, और देखें, ही बाय अ न्यू फोन लास्ट वीक। लास्ट वीक पास्ट की बात हो रही है, लेकिन आपने प्रेजेंट का टेंस यूज किया हुआ, गलत है। आपने कहना है ही बॉट अ न्यू फोन लास्ट वीक, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। शी इज़ वेरी हैप्पी येस्टरडे, वो कल बहुत खुश है, हालांकि इसका माना होना चाहिए वो कल बहुत खुश थी। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी वॉज वेरी हैप्पी येस्टरडे। ओके, अब चूंकि आप बात पास्ट की कर रहे हैं, लेकिन जो टेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप प्रेजेंट का कर रहे हैं, तो सेंटेंस आपका गलत है। वी ईट पिज़्ज़ा लास्ट नाइट, ये सेंटेंस गलत है। आपने लास्ट नाइट पिज़्ज़ा खाया, तो यहाँ पर एट होना चाहिए, वी एट पिज़्ज़ा लास्ट नाइट। फ्रेंड्स, ये कन्फ्यूजन आपको समझ आ गई।
पास्ट एंड प्रेजेंट में। पास्ट मुकम्मल कामों के लिए, प्रेजेंट मौजूदा कामों के लिए। ओके, नंबर 9 पे दोस्तों हमारे पास रूल है जी, कन्फ्यूजन बिटवीन देन एंड देन। इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। रूल क्या है जी, वो देख लेते हैं। देन का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप दो चीज़ों का या दो लोगों का आपस में मवाजना करना चाहते हैं, और देन का इस्तेमाल आप वक़्त के मुतालिक बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको रूल अच्छे से समझ आ गया। देन का इस्तेमाल दो चीज़ों का जब आप मवाजना करना चाहते हैं या दो लोगों का, आप देन का इस्तेमाल करेंगे, और जब आप वक़्त के मुतालिक बात करना चाहते हैं तो आप देन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें, शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर। अब यहाँ पर आप टाइम की बात नहीं कर रहे, बल्कि आप दो लोगों के दरमियान आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? हम देन का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगी? शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर। ओके, फर्स्ट वी वेंट टू द पार्क देन वी हैड लंच। अब यहाँ पर आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं? आप यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं। तो टाइम की बात करने के लिए हम देन का इस्तेमाल करेंगे, देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फर्स्ट वी वेंट टू द पार्क देन वी हैड अ लंच। ओके, आई वुड रादर वॉक देन टेक अ बस। अब यहाँ पर भी आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो देन का इस्तेमाल होगा, देन का इस्तेमाल नहीं होगा। आई वुड रादर वॉक देन टेक अ बस। एक और एग्जाम्पल देखें, ही स्टडीड फॉर एन आवर देन ही वॉच्ड टीवी। अब यहाँ पर आप टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो टाइम की बात करने के लिए आप देन का इस्तेमाल करेंगे, देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही स्टडीड फॉर एन आवर देन ही वॉच्ड टीवी। तो देन का इस्तेमाल दो चीज़ों का, दो लोगों का आपस में कंपैरिजन करने के लिए, जबकि देन का इस्तेमाल वक़्त के मुतालिक बात करने के लिए। ओके, नंबर 10 पे दोस्तों हमारे पास है जी, कन्फ्यूजिंग मच एंड मैनी। अब इसमें भी अक्सर स्टूडेंट्स बहुत सारे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि मच का इस्तेमाल कहाँ पर करना है और मैनी का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। रूल क्या है? मच का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप चीज़ों को गिन नहीं सकेंगे। लोगों की बात करें या चीज़ों की बात करें, ठीक है, आप उनको अगर गिन नहीं सकते तो आप मच का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप गिन सकते हैं, मैनी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीज़ों की बात होगी, लोगों की बात होगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि पानी, पैसे, मच का इस्तेमाल करेंगे, मिल्क, मच का इस्तेमाल करेंगे। तो मच का इस्तेमाल जिन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते, मैनी जिनको हम गिन सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई डोंट हैव मैनी मनी। अब ये सेंटेंस गलत है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं। आप ये कह सकते हैं आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। लेकिन पैसों को चूँकि हम गिन नहीं सकते, इसलिए हम कहेंगे आई डोंट हैव मच मनी। ओके, देयर आर मच बुक्स ऑन द टेबल। वहाँ बहुत सारी किताबें पड़ी हैं। मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि मैनी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बुक्स को आप काउंट कर सकते हैं। जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं उनका इस्तेमाल, उनके लिए हम मैनी का इस्तेमाल करेंगे। वी डोंट हैव मैनी टाइम लेफ्ट, वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, ठीक है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैनी का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। टाइम को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो आप मच का इस्तेमाल करेंगे। वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। शी हैज़ मच फ्रेंड्स। दोस्तों को आप गिन सकते हैं, तो जिनको आप गिन सकते हैं उनके साथ आपने मैनी का इस्तेमाल करना है। शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स। तो कन्फ्यूजन आपको क्लियर होगी। मच का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए जिनको आप गिन नहीं सकते, मैनी जिनको आप गिन सकते हैं। ओके, नंबर 11 पे दोस्तों हमारे पास है जी, कन्फ्यूजिंग यूअर एंड यूअर। यूअर एंड यूअर। रूल क्या है? अगर आप मिल्कियत के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप यूअर का इस्तेमाल करेंगे, यूअर। लेकिन यहां पर एक और चीज़ देखें, यूअर को अगर आप यू आर करके लिखेंगे तो ये उसका मुख्तसर होगा। यानी अगर आप यू आर नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, ये ए हटा देंगे, बल्कि आप यहां पर लिखेंगे यू आर। यू आर, चूँकि बोलते वक्त हम थोड़ा तेज़ बोल जाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम यूअर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि हम यू आर का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मिल्कियत बताने के लिए आप यूअर का इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल आप कब करेंगे? जब आप, यानी ये मुख्तसर है किसका? यू आर का। एग्जाम्पल देखें, यू आर वेलकम टू ज्वाइन अस। अब यहाँ पर यूअर का इस्तेमाल मिल्कियत के लिए होता है, तो यहाँ पर मिल्कियत की बात तो नहीं हो रही ना। हम यहाँ पर यही कह सकते हैं यू आर वेलकम टू ज्वाइन अस, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और देखें, आई लाइक यूअर ड्रेस। अब यहाँ पर मिल्कियत की बात कर रहे हैं ना,
तो मलकियत की बात आप इससे नहीं कर सकते, बल्कि आप इससे करेंगे। आई लाइक योर ड्रेस। ओके, यू आर गोइंग टू लव इट, ये यहाँ पर है यू आर गोइंग टू लव इट, तो मलकियत की बात तो नहीं हो रही। यू आर गोइंग टू लव इट। इज दिस योर फोन, अब यहाँ पर देखिए मलकियत की बात हो रही है, तो हमने यू आर नहीं कहना, बल्कि हमने कहना है योर। इज दिस योर फोन। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया, योर मलकियत बताने के लिए, और यू आर, ए और आर ये मुख्तसर हो जाएगा यू आर का, योर एंड यू आर। क्लियर? ओके, नंबर 12, इनकरेक्ट यूज ऑफ मी एंड आई। मी और आई में भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। रूल देख लेते हैं। आई का इस्तेमाल आप फाइल के लिए करेंगे, एज ए सब्जेक्ट जब आप यूज़ करेंगे तो आप आई का इस्तेमाल करेंगे, और मी का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप मफूल सेंटेंस में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मी का इस्तेमाल करेंगे, आप आई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई का इस्तेमाल फाइल के लिए होगा, काम को करने वाला, और मी का इस्तेमाल जिस पर काम होता है, यानी एज ए मफूल जब आप यूज़ करेंगे तो आप मी का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गई रूल? एग्जाम्पल देखिए, मी एंड जॉन वेंट टू द स्टोर। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं ना इसको, तो आप बोलेंगे जॉन एंड आई वेंट टू द स्टोर, मैं और जॉन स्टोर में गए। और देखें, शी गेव द बुक टू जॉन एंड आई, अब ये भी सेंटेंस गलत है। शी गेव द बुक टू जॉन एंड मी होगा, आई नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप मी का इस्तेमाल करेंगे, आप आई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा? शी गेव द बुक टू जॉन एंड मी। अब यहाँ पर मी एज ए ऑब्जेक्ट है। मी इज़ गोइंग टू द पार्टी, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, यहाँ पर आई होना चाहिए। आई एम गोइंग टू द पार्टी। तो फ्रेंड्स आपको रूल अच्छे से समझ आ गया। आई का इस्तेमाल आप कहाँ पर करेंगे? जब आप एज ए सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप आई का इस्तेमाल करेंगे, और मी को ऑब्जेक्ट के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे, और वो भी सेंटेंस के आखिर में। क्लियर हो गया? नंबर 13, मिस यूज़ ऑफ अपॉस्ट्रॉफीज़। अपॉस्ट्रॉफीज़ का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? इसमें हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम रूल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हम उस वक़्त करते हैं जब आप किसी वर्ड को इख्तिसार में, यानी आप उसको छोटा करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप ज़्यादा लंबा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते, या आप मिल्कियत बताना चाहते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपॉस्ट्रॉफीज़ का इस्तेमाल हम प्लूरल बनाने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किसी भी वर्ड को सिंगुलर से जमा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। रूल आपको समझ आ गया? एग्जाम्पल देखें, द कैट्स आर स्लीपिंग। अब चूंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आपने प्लूरल बात करनी है, यानी आप जमा बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि द कैट्स आर स्लीपिंग। आप यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर एस लगा रहे हैं, तो ये गलत है। आपने कहना है द कैट्स आर स्लीपिंग। इस तरह सिंपली आप कैट के साथ एस लगा देंगे, आपको अपॉस्ट्रॉफी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और देखें, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अब यहाँ पर आपको अपॉस्ट्रॉफी लगाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था इट इज़ है, यहाँ पर ये इट्स नहीं है। इट्स का इस्तेमाल यहाँ पर हम मिल्कियत के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर क्या है? इट्स अ ब्यूटीफुल डे, यानी इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे। ओके, द बुक्स कवर इज़ टॉर्न। बुक का जो पेज है या कवर है वो फटा हुआ है। अब ये सेंटेंस भी गलत है। आप बेसिकली मिल्कियत की बात करें कि जो बुक का जो कवर है ना वो फटा हुआ है, बुक का, किताब का कवर, तो बुक्स कवर होना चाहिए। द बुक्स कवर इज टॉर्न। ओके, द डॉग्स आर बार्किंग। डॉग सिंपली जमा है, तो यहाँ पर आपको अपॉस्ट्रॉफी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या बोलेंगे? द डॉग्स आर बार्किंग लाउडली। अब आप यहाँ पर इसको जमा बना रहे हैं, जमा बनाने के लिए अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जब आप किसी वर्ड को छोटा करके इस्तेमाल करना चाहते हैं जिस तरह ये है, या मिल्कियत बताना चाहते हैं जिस तरह ये है, तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जमा बनाने के लिए आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। नंबर 14 पे हमारे पास है जी, कीप द सेम टेंस। आप अक्सर टेंसेस में भी गलतियां कर जाते हैं। वो किस तरह कि आप एक टेंस में बात कर रहे होते हैं, आप फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो उसके साथ आप पास्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। पास्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट की बात कर देते हैं। तो इस तरह आप टेंस को सेम नहीं रखते। रूल देख लेते हैं।
जब तक वक़्त वाज़े तौर पर ना बदले एक ही फ़ेल का ज़माना का इस्तेमाल करें। यानी अगर आपको फ़ील हो कि वक़्त जो है वो बदल चुका है, आपने किसी और वक़्त में बात करनी है, ठीक है? तो उस वक़्त आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर पास्ट की ही बात हो रही है, तो आप पास्ट का ही टेंस रखें, आपको किसी और टेंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये देखें, शी वॉज टायर्ड एंड गोज़ टू दी बेड अर्ली। अब यहाँ पर देखिए बात पास्ट की हो रही है, वक़्त वही पास्ट ही चल रहा है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप आगे गोज़ टू कभी भी नहीं कहेंगे। पास्ट की बात है, पास्ट में रखें। कैसे? शी वॉज टायर्ड एंड वेंट टू द बेड अर्ली। वो थकी हुई थी और बेड पे चली गई। और देखिए, आई एम वॉकिंग टू स्कूल एंड सॉ अ कैट। प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ और मैंने एक बिल्ली को देखा। तो प्रेजेंट में बात करते हुए आपने अचानक से टेंस आपने बदल दिया, आपने पास्ट की बात कर दी, तो यहाँ पर आपको वक़्त चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या बोलना है? आई एम वॉकिंग टू स्कूल एंड सी अ कैट, और मैंने कैट को देखा, या बल्कि मैं देखता हूँ। वी वर वॉचिंग टीवी व्हेन ही रिंग्स द बेल। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, आपने क्या कर दिया? आपने प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर दिया, इसके साथ आप पास्ट सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। वी वर वॉचिंग टीवी व्हेन ही रैंग द बेल। क्लियर हो गया? ओके। दे ईट लंच एंड देन टुक अ ब्रेक। ईट लंच प्रेजेंट है, तो आगे आपने पास्ट का इस्तेमाल क्यों किया? गलत। तो एग्जाम्पल सही क्या होगी? दे एट लंच एंड देन टुक अ ब्रेक। पास्ट की बात है तो हम पास्ट में ही रखेंगे। तो आपने टेंस को सेम रखना है। बात आपको अच्छे से समझ आ गई है? तो आपने टेंस को सेम रखना है। लास्ट में दोस्तों हमारे पास है जी इनकरेक्ट पास्ट वर्ब आफ्टर डिड। अब डिड के बाद अक्सर स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपने यूज़ नहीं करना, बल्कि डिड चूंकि ऑलरेडी पास्ट है, ठीक है, डू डिड डन, तो डिड के बाद अगर आप कोई और पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई डिडंट न्यू दैट। ये सेंटेंस आपका गलत क्यों है? डिड पास्ट में है, न्यू भी पास्ट में है, तो सेंटेंस आपका गलत है। एक ही सेंटेंस के अंदर आप दो पास्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने कहना आई डिडंट नो दैट, मुझे नहीं पता था। शी डिड वेंट टू स्कूल, ये सेंटेंस देखिए, वेंट, शी डिड गो कह सकती हैं, लेकिन वेंट आप नहीं कहेंगे। शी डिड गो टू स्कूल। ओके। आई डिड प्लेड फुटबॉल, आई डिड प्लेड गलत है, आई डिड प्ले फुटबॉल। ही डिड कुकड डिनर, डिड के बाद आपने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना, तो क्या बोलेंगे? ही डिड कुक डिनर। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया कि पास्ट वर्ब आपने इस्तेमाल नहीं करना, डिड के बाद आपने सिंपल वर्ब की आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।